Hello everyone, welcome to Crown Biology classes. This is Rohit Chaudhary. आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो नीट के लिए भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है और ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे फेवरेट टॉपिक भी माना जाता है, कार्डियक साइकिल। बहुत सारे बच्चे कार्डियक साइकिल को सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से उन्हें हर फेज कंफ्यूजिंग लगता है। कब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, कौन सा वेल्व ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है। लेकिन आज के लेक्चर के बाद आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आज हम हार्ट के अंदर लिटरली ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि एक हार्ट बीट के दौरान ब्लड किस सीक्वेंस में मूव करता है और हार्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या-क्या इवेंट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्डियक साइकिल। सबसे पहले समझते हैं कार्डियक साइकिल होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं, हार्ट सिर्फ धड़कता है या उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स भी होते हैं? ऑब्वियसली हर हार्ट बीट के दौरान बहुत सारे इवेंट्स एक फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं। इसी फिक्स्ड सीक्वेंस को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। Definition: rhythmic contraction and relaxation of cardiac chambers, that is the atria, also known as auricles, and the ventricles in a specific manner during one heartbeat constitutes a cardiac cycle. सिंपल लैंग्वेज में एक हार्ट बीट के दौरान कब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कब दोनों रिलैक्स होंगे, ये सब एक फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। इसी कंप्लीट सीक्वेंस को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट का हार्ट अप्रोक्सीमेटली 72 बीट्स पर मिनट धड़कता है। मतलब सिर्फ 1 मिनट में हार्ट 72 बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। सोचो, अगर आपकी एज 20 साल है, तो आपका हार्ट करोड्स ऑफ टाइम्स बिना रुके कॉन्टिन्यूअसली काम कर चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके लिए हार्ट को कोई ब्रेक भी नहीं मिलता। The next point is, on an average, heart beats 72 times per minute. अब दो वर्ड्स बार बार आएंगे, सिस्टोल और डायस्टोल। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सिस्टोल। जब भी कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसे हम सिस्टोल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मसल स्क्वीज कर रही है और स्क्वीज करने का पर्पस होता है ब्लड को आगे पुश करना। इसलिए याद रखना, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन। अब दूसरा वर्ड है डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। जब मसल्स रिलैक्स करती है, तब चैम्बर फिर से ब्लड से फिल होने लगते हैं। इसलिए डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। बस इतना याद रखो, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्ट एंड डायस्टोल मींस रिलैक्स। आगे पूरा कार्डियक साइकिल इसी प्रिंसिपल पर चलेगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट मतलब दोनों, यानी एट्रिया भी रिलैक्स्ड है और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड है। जो रिलैक्स्ड स्टेट है एट्रिया और वेंट्रिकल्स की, उसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। इट रेफर्स टू द रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। चलिए आगे पढ़ते हैं, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन कार्डियक चैम्बर्स ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्डियक साइकिल का सीक्वेंस क्या होता है? बहुत स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं। सीक्वेंस है, सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल, उसके बाद एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल और फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और इसी वेंट्रिकुलर डायस्टोल के एंड में दोबारा नेक्स्ट हार्ट बीट शुरू हो जाती है। ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली रिपीट होती रहती है। ये जो साइकिल है, इसके जो भी सीक्वेंस है वो वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एट्रियल फिलिंग एंड जॉइंट डायस्टोल। अब हम कार्डियक साइकिल के फर्स्ट फेज पर आ गए हैं। इस फेज का नाम है एट्रियल फिलिंग एंड जॉइंट डायस्टोल। सबसे पहले वर्ड समझते हैं, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट मतलब दोनों, यानी एट्रिया भी रिलैक्स्ड है और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड है, इसलिए इस फेज को जॉइंट डायस्टोल कहते हैं।
अब जब एट्रिया रिलैक्स है तो ब्लड कॉन्टिन्यूसली वेन से एट्रिया के अंदर आ रहा होता है। देख सकते हैं जैसे कि ग्रेट वेन्स, कौन सी वेन्स है ये? सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। ये जो ग्रेट वेन्स है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है राइट एट्रियम के अंदर, और जो ये एरोज हैं इसकी डायरेक्शन देख सकते हो, एट्रिया की तरफ है, ये ब्लड लेकर आ रही है एट्रिया के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं, जो ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन्स होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। तो जो ये पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर आती है। एट्रिया फिलिंग इन। फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। फिलिंग ऑफ राइट एट्रियम विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा एंड लेफ्ट एट्रियम विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन। अब जैसे जैसे ब्लड एट्रिया के अंदर बढ़ने लगता है वैसे वैसे एट्रियल प्रेशर थोड़ा इंक्रीज होता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, वेंट्रिकल्स इस टाइम कंप्लीटली रिलैक्स होते हैं, उनका प्रेशर बहुत कम होता है, और फिजियोलॉजी का एक सिंपल रूल है, ब्लड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। इसलिए जैसे एट्रियल प्रेशर वेंट्रिकुलर प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होता है, ब्लड ऑटोमेटिकली एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लड है कहाँ पे मूव कर रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर मूव कर रहा है। और ये कौन से वेल्व हैं? ये है ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे ये क्या है? बाइकस्पिड वेल्व। दोनों एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व दोनों ओपन हो जाते हैं और ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है। पॉइंट पढ़ लेते हैं। एज द प्रेशर इंक्रीजेस इन एट्रिया द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स ओपन। दोनों के दोनों एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है एंड ब्लड फ्लोज इनटू द रिस्पेक्टिव रिलैक्स्ड वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है। अब जो प्रेशर है ब्लड का वो बहुत कम है वेंट्रिकल्स के अंदर, जिसकी वजह से जो ये सेमिलुनर वेल्व्स है आर्टरीज के वो बंद रहते हैं। अब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के जो सेमिलुनर वेल्व है, पल्मोनरी आर्टरी का सेमिलुनर वेल्व कौन सा है? पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व। और एओर्टा का सेमिलुनर वेल्व कौन सा है? एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व। ये दोनों के दोनों क्लोज रहेंगे और जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व और ये है एओर्टा और ये है एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व। इस फेज में एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जो सेमिलुनर वेल्व्स होते हैं वो क्लोज रहते हैं। क्यों? ताकि आर्टरीज में जो ब्लड पहले से प्रेजेंट है वो वापस वेंट्रिकल्स में ना आ सके, यानी बैक फ्लो कंप्लीटली प्रिवेंट होता है। इसको एक और तरीके से भी आप समझ सकते हो, अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की सेमिलुनर वेल्व्स इसलिए क्लोज रहते हैं क्योंकि आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर वेंट्रिकल से ज्यादा होता है। ब्लड थोड़ा सा रिवर्स मूव करके वेल्व के कस्प को फिल करता है, जिससे वेल्व तुरंत बंद हो जाता है और ब्लड वेंट्रिकल्स में वापस नहीं आ पाता। इस तरह बैक फ्लो कंप्लीटली प्रिवेंट हो जाता है। अब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फीलिंग एक्टिव नहीं है। यहाँ वेंट्रिकल्स ब्लड को खींच नहीं रहे, ब्लड अपने प्रेशर डिफरेंस की वजह से खुद फ्लो कर रहा है। इसीलिए इस स्टेज को पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग भी कहा जाता है। एक बार फिर से डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कैसे ब्लड की मूवमेंट होती है। राइट साइड पर आप देख सकते हैं ग्रेट वेन से ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है। लेफ्ट साइड पर पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ला रही है। दोनों एट्रिया ग्रेजुअली फिल हो रहे हैं और ब्लड धीरे धीरे वेंट्रिकल्स के अंदर मूव कर रहा है।
यानी एट्रिया फिलिंग में है, वेंट्रिकल्स स्लो फिलिंग में है और दोनों चैम्बर्स रिलैक्स्ड हैं। इसी वजह से इस फेज का नाम है एट्रियल फिलिंग एंड जॉइंट डायस्टोल। अब एक क्वेश्चन, एट्रिया कितनी देर तक सिर्फ ब्लड कलेक्ट करते रहेंगे? ऑब्वियसली एक स्टेज के बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और वही कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है कार्डियक साइकिल का नेक्स्ट फेज, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। हमने फर्स्ट फेज में देखा एट्रियल फिलिंग एंड जॉइंट डायस्टोल के अंदर देखा कि वेंट्रिकल्स में पैसिव फिलिंग होती है। क्या वेंट्रिकल्स इस पैसिव फिलिंग से कंप्लीटली भर जाते हैं? नहीं, पैसिव फिलिंग के बाद भी वेंट्रिकल्स में थोड़ी जगह बच जाती है और उस रिमेनिंग ब्लड को पुश करने के लिए हार्ट नेक्स्ट फेज स्टार्ट करता है, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये फेज सिर्फ 0.1 सेकंड तक चलता है, लेकिन कार्डियक साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। सबसे पहले नाम को ही समझते हैं। एट्रियल सिस्टोल का मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब वेंट्रिकल्स अभी भी रिलैक्स्ड हैं। यानी इस फेज में सिर्फ एट्रिया काम कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स अभी ब्लड रिसीव करने के लिए रेडी बैठे हैं। The first point is at the end of joint diastole, next heartbeat begins. इसका मतलब क्या है? जॉइंट डायस्टोल के एंड तक एट्रिया ऑलमोस्ट ब्लड से फिल हो चुके होते हैं। अब हार्ट को नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी होती है और हार्टबीट की शुरुआत हमेशा एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से होती है। यानी जब जॉइंट डायस्टोल खत्म होती है तभी नेक्स्ट हार्टबीट ऑफिशियली स्टार्ट होती है और उस हार्टबीट का फर्स्ट इवेंट है एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? एट्रियल मसल्स स्क्वीज करना शुरू कर देते हैं। एक सिंपल एग्जांपल इमेजिन करिए, अगर आप टूथपेस्ट ट्यूब को प्रेस करते हैं तो टूथपेस्ट बाहर निकलता है। बिल्कुल वैसे ही जब एट्रिया स्क्वीज होते हैं तो उनके अंदर जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स की तरफ पुश हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत जेंटल होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक क्वेश्चन, अगर ब्लड पहले ही वेंट्रिकल्स में जा रहा था तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जॉइंट डायस्टोल के दौरान ब्लड पैसिव फ्लो से वेंट्रिकल्स में आ रहा था, लेकिन वेंट्रिकल्स उस टाइम कंप्लीटली फिल नहीं हुए थे। थोड़ा ब्लड अभी भी एट्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इसी रिमेनिंग ब्लड को वेंट्रिकल्स में पुश करता है। इस प्रोसेस को कभी-कभी एट्रियल किक भी कहा जाता है। मतलब एट्रिया फाइनल पुश देते हैं ताकि वेंट्रिकल्स कंप्लीटली फिल हो जाएं। रिमेनिंग ब्लड इज पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बिना भी वेंट्रिकल्स काफी हद तक फिल हो जाते हैं, लेकिन जो ब्लड फाइनल ब्लड बचा होता है उसको एट्रिया एक्टिवली वेंट्रिकल्स के अंदर भेजते हैं। यही फाइनल फीलिंग हार्ट को एफिशिएंट पंपिंग के लिए प्रिपेयर करती है। अगर ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ना हो तो वेंट्रिकुलर फीलिंग थोड़ी कम हो सकती है। The next point is bicuspid and tricuspid valve are open. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस फेज में बाइकस्पिड वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व दोनों ओपन रहते हैं। अब सवाल ये है ओपन क्यों? सिंपल रीजन, ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाना है। अगर एवी वेल्व्स बंद होंगे तो ब्लड नीचे कैसे जाएगा? जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, ये ओपन है। ये बाइकस्पिड वेल्व है, ये भी ओपन है। तो ये जब ये ओपन होंगे तभी तो एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाएगा। इसलिए दोनों एवी वेल्व्स खुले रहते हैं। राइट साइड में ट्राइकस्पिड वेल्व और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड या मिट्रल वेल्व कंप्लीटली ओपन होते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए,
एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के एंट्रेंस पर जो सेमील्यूनर वेल्स होते हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये है सेमील्यूनर वेल्स, वो अभी भी क्लोज्ड है। क्यों? एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के एंट्रेंस पर जो सेमिल्यूनर वेल्व्स लगे होते हैं वो इस फेज में क्लोज रहते हैं, क्योंकि इस समय वेंट्रिकल्स अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल में रिलैक्स्ड होती है। इसलिए वेंट्रिकल्स का प्रेशर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से कम होता है। आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से सेमिल्यूनर वेल्व्स खुल नहीं पाते और क्लोज ही रहते हैं। इन वेल इन वेल्व्स का मेन फंक्शन आर्टरीज में पहले से मौजूद ब्लड को वापस वेंट्रिकल्स में आने से रोकना होता है, बैकफ्लो को प्रिवेंट करना होता है। अब चलिए डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले राइट एट्रियम देखिए, यह है राइट एट्रियम, इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। अब एट्रियल वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एट्रियल वॉल। रेड एरोज दिखाते हैं कि ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है। ये पॉसिबल है क्योंकि ट्राइकस्पिड वेल्व, ये है ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन है। अब लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पुश हो रहा है। ये पॉसिबल है क्योंकि बाइकस्पिड वेल्व ओपन है। अब ऊपर देखिए, सेमिल्यूनर वेल्व्स, सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज दिखाए गए हैं। इसका मतलब ब्लड एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी की तरफ अभी नहीं जा सकता और वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड हैं, यानी उनका काम सिर्फ ब्लड रिसीव करना है। इसलिए इस फेज का नाम परफेक्टली फिट बैठता है, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब प्रेशर को भी समझ लीजिए। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होता है और वेंट्रिकल्स रिलैक्स होने की वजह से उनका प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है। ब्लड हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इसलिए ब्लड नेचुरली एट्रिया से वेंट्रिकल्स में मूव करता है। ये कार्डियक फिजियोलॉजी का गोल्डन रूल है। अब एक छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट, इट लास्ट फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड्स। ये पूरा फेज अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेकेंड तक चलता है। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, लेकिन इसी 0.1 सेकेंड में वेंट्रिकल्स की फाइनल कंप्लीट फीलिंग हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि एट्रियल सिस्टोल के दौरान एट्रिया ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, उन्होंने वेंट्रिकल्स को फाइनल ब्लड सप्लाई दे दी। अब वेंट्रिकल्स कंप्लीटली ब्लड से फिल हो चुके हैं। अब एक सिंपल क्वेश्चन, हार्ट ब्लड को सिर्फ कलेक्ट करने के लिए बना है या बॉडी तक पहुंचाने के लिए? ऑब्वियसली बॉडी तक पहुंचाने के लिए, और ये काम करेगा हार्ट का सबसे पावरफुल चैम्बर, द वेंट्रिकल्स। अब शुरू होता है कार्डियक साइकिल का सबसे पावरफुल फेज, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। ये फेज लगभग 0.3 सेकंड तक चलता है। नाम को समझिए, सबसे पहले नाम ही समझ लेते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एट्रियल डायस्टोल मतलब एट्रिया रिलैक्स करेंगे। यानी अब एट्रिया अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं और रिलैक्स हो रहे हैं। अब पूरा वर्कलोड वेंट्रिकल्स के ऊपर आ गया है। द फर्स्ट पॉइंट इज वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल नहीं होता, ये बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड लंग्स तक भेजना है और लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पूरी बॉडी में भेजना है। स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल को इतना प्रेशर जनरेट करना पड़ता है कि ब्लड बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंच सके। इसीलिए वेंट्रिकुलर मसल्स बहुत थिक होती है। जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर ब्लड का प्रेशर रैपिडली इंक्रीज होने लगता है। एक बैलून इमेजिन करिए, जब आप बैलून को जोर से प्रेस करते हैं, अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है। बिल्कुल वैसे ही वेंट्रिकुलर मसल्स ब्लड को स्क्वीज करती हैं
और वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। The next point is sharp closing of AV valves to stop backflow of blood to atria. This produces the first heart sound love. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है शार्प क्लोजिंग ऑफ AV valves टू स्टॉप बैकफ्लो ऑफ ब्लड टू एट्रिया। स्टूडेंट्स, जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर एट्रिया से ज्यादा हो जाता है तो ब्लड नेचुरली पीछे की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन हार्ट बहुत इंटेलिजेंट ऑर्गन है। बैकफ्लो को रोकने के लिए एवी वेल्व्स इमीडिएटली क्लोज हो जाते हैं, यानी राइट साइड का ट्राइकस्पिड वेल्व और लेफ्ट साइड का बाइकस्पिड मिट्रल वेल्व एकदम टाइटली बंद हो जाते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये है ट्राइकस्पिड वेल्व और ये है बाइकस्पिड वेल्व, दोनों की दोनों वेल्व क्लोज है। Why do AV valves close? ये क्लोज क्यों होते हैं AV valves? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक सिरिंज को प्रेस करते हैं, अगर पीछे ओपनिंग हो तो लिक्विड पीछे भी निकल जाएगा, लेकिन अगर पीछे का गेट बंद हो तो लिक्विड सिर्फ आगे ही निकलेगा। एग्जैक्टली वही हार्ट में होता है। एवी वेल्व्स ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करने देते हैं। जैसे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड दोबारा एट्रिया में वापस ना जा सके। फर्स्ट हार्ट साउंड लव। अब स्टूडेंट्स, यहीं पर प्रोड्यूस होती है हार्ट की पहली साउंड लव। ये साउंड वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से नहीं आती। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। ध्यान रखिए, लव साउंड एक्चुअली एवी वेल्व्स के सडनली क्लोज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है, यानी जब ट्राइकस्पिड और मिट्रल वेल्व एकदम टाइटली क्लोज होते हैं तब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वही वाइब्रेशन हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, लव। ये कार्डियक साइकिल का फर्स्ट हार्ट साउंड है। लव का मतलब कभी भी वेंट्रिकल से डायरेक्टली मत जोड़िए। ऑलवेज याद रखिए, लव इज क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स। ये नीट का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर वेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीड्स आर्टीरियल प्रेशर, सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन। अब कॉन्ट्रैक्शन और भी पावरफुल होता जाता है, प्रेशर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है। एक स्टेज आती है जब वेंट्रिकुलर प्रेशर एयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से भी ज्यादा हो जाता है। अब हार्ट के पास एक ही ऑप्शन बचता है, ब्लड को बाहर निकालना। जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर आर्टीरियल प्रेशर से ज्यादा होता है, सेमिल्यूनर वेल्व्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं हम, ये सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन है, ये सेमिल्यूनर वेल्व्स। ध्यान रखिए, हार्ट किसी वेल्व को मसल से ओपन नहीं करता, प्रेशर डिफरेंसेस ही वेल्व को ओपन और क्लोज करता है, यानी हाई प्रेशर पुश करता है और वेल्व खुल जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड इज इजेक्टेड इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकलता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ये ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अयोर्टा में जाता है और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर इजेक्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहां तक लेकर जाती है? लंग्स तक लेकर जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। और ये है अयोर्टा। अयोर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक डिलीवर करती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जब वेंट्रिकल्स इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, एट्रिया क्या कर रहे होते हैं? एट्रिया बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, इसीलिए फेज का नाम है एट्रियल डायस्टोल। रिलैक्स होने के साथ साथ ग्रेट वेन्स और पल्मोनरी वेन्स फिर से ब्लड लाना शुरू कर देती है, यानी एट्रिया नेक्स्ट साइकिल के लिए दोबारा फिल होना शुरू हो जाते हैं। हार्ट कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता। एक चैम्बर ब्लड पंप कर रहा होता है तो दूसरा चैम्बर अगले साइकिल की प्रेपरेशन कर रहा होता है।
अब डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले वेंट्रिकल्स देखिए, ये वेंट्रिकल्स को देखिए। डायग्राम में एरोस दिख रहे हैं कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वेंट्रिकल्स क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एवी वेल्स की तरफ देखिए, एवी वेल्स ये कंप्लीटली क्लोज्ड हैं। इसका मतलब ब्लड एट्रिया में वापस नहीं जा सकता। अब ऊपर देखिए, सेमिल्यूनर वेल्स, सेमिल्यूनर वेल्स ओपन दिखाए गए हैं। इसका मतलब ब्लड अब फ्रीली एयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर रहा है। एट्रिया की तरफ देखिए, उनके पास एट्रियल रिलैक्स लिखा हुआ है, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, वो सिर्फ रिलैक्स होकर दोबारा ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए डायग्राम परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। स्टूडेंट्स, इस फेज को एक वाटर गन की तरह इमेजिन करिए। गन के अंदर पहले वाटर फिल होता है, फिर ट्रिगर दबाते ही वाटर बाहर फोर्स के साथ निकलता है। बिल्कुल वैसे ही एट्रियल सिस्टोल ने वेंट्रिकल्स को ब्लड से फिल किया और अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल उस ब्लड को फोर्सफुली बॉडी और लंग्स की तरफ इजेक्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, वेंट्रिकल्स ने अपना काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, ब्लड बॉडी और लंग्स की तरफ भेज दिया। लेकिन क्या वेंट्रिकल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, मसल्स को भी रिलैक्स होना पड़ता है। और जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना शुरू करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, सेमिल्यूनर वेल्व्स सडनली क्लोज हो जाते हैं और इसी क्लोजर की वजह से हमें सुनाई देता है हार्ट का सेकंड हार्ट साउंड, डब। अब हम डिटेल में समझेंगे बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल डायस्टोल, जहां से हार्ट दोबारा रिलैक्सेशन फेज में एंटर करता है और नेक्स्ट कार्डियक साइकिल की प्रेपरेशन शुरू हो जाती है। सबसे पहले नाम समझते हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं, और एट्रियल डायस्टोल मतलब एट्रिया भी अभी रिलैक्सेशन स्टेट में ही होते हैं, यानी इस फेज के बिगनिंग में दोनों चैम्बर्स रिलैक्स्ड होते हैं। इसी वजह से हार्ट दोबारा फिलिंग के लिए प्रिपेयर होता है। The first point is ventricles relax and the pressure falls below to that in great arteries. जैसे ही वेंट्रिकल्स अपना ब्लड इजेक्ट कर देते हैं, उनका काम कंप्लीट हो जाता है। अब वेंट्रिकुलर मसल्स रिलैक्स होना स्टार्ट करती है। ध्यान दीजिए, रिलैक्सेशन का मतलब है मसल्स अपना स्क्वीजिंग फोर्स छोड़ देती है, और जैसे ही मसल्स रिलैक्स करती है, वेंट्रिकुलर प्रेशर रैपिडली डिक्रीज होने लगता है। ये प्रेशर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ सेकंड पहले वेंट्रिकुलर प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसी वजह से ब्लड आर्टरीज में गया था। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्शन खत्म, प्रेशर गिरना स्टार्ट, और ये प्रेशर डिक्रीज ही नेक्स्ट इवेंट का रीजन बनेगा। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होती है। ब्लड अब एयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच चुका है, लेकिन ग्रेविटी और प्रेशर की वजह से ब्लड का एक छोटा सा पोर्शन नेचुरली पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन है, अगर ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में आ गया तो क्या होगा? हार्ट की पंपिंग कंप्लीटली इनएफिशिएंट हो जाएगी। इसीलिए बॉडी के पास एक अमेजिंग सेफ्टी मैकेनिज्म है। Beginning of ventricular diastole is marked by dub sound due to closure of semilunar valves. जैसे ही आर्टरीज का प्रेशर वेंट्रिकल से ज्यादा होता है, ब्लड थोड़ा सा पीछे मूव करता है। ये बैकवर्ड मूवमेंट ही सेमिल्यूनर वेल्व्स को इमीडिएटली क्लोज कर देती है, यानी अयोटिक सेमिल्यूनर वेल्व बंद, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व बंद। अब ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में नहीं आ सकता। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ बैकफ्लो। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेमिल्यूनर वेल्व्स मसल्स की वजह से क्लोज नहीं होते, ये सिर्फ प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑटोमेटिकली क्लोज होते हैं। एक एग्जांपल इमेजिन करिए, आपने वाटर टैंक में एक वन वे वेल्व लगाया है। जब पानी आगे की तरफ प्रेशर से जाता है, वेल्व ओपन हो जाता है। जैसे ही पानी पीछे आने की कोशिश करता है,
वेल्व ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म हार्ट का सेमिल्यूनर वेल्व्स में होता है। अब स्टूडेंट्स, हार्ट की सेकंड साउंड प्रोड्यूस होती है और ये है डब। बहुत इंपॉर्टेंट बात, डब साउंड वेंट्रिकल्स के रिलैक्स होने की वजह से नहीं आती। ये साउंड प्रोड्यूस होती है सेमिल्यूनर वेल्व्स के सडनली क्लोज होने की वजह से। जैसे ही एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स बंद होते हैं, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और वही वाइब्रेशन हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, डब। ये है कार्डियक साइकिल का सेकंड हार्ट साउंड। बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स। अब एक और इंपॉर्टेंट इवेंट, एट्रिया इस फेज में रिलैक्स्ड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर कुछ नहीं हो रहा। ग्रेट वेन्स कॉन्टिन्यूसली राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है और पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। यानी एट्रिया दोबारा फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। हार्ट एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, तब एट्रिया ऑलरेडी नेक्स्ट साइकिल की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। अब एक बार वेल्व पोजीशन डिवाइस करते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत फेवरेट नीड कॉन्सेप्ट है। इस फेज के बिगनिंग में एवी वेल्व्स अभी भी क्लोज होते हैं, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। बिगनिंग के अंदर एवी वेल्व्स क्लोज्ड हैं। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर प्रेशर अभी इतना कम नहीं हुआ कि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फ्रीली आ सके। और सेमिल्यूनर वेल्व्स भी क्लोज हो चुके हैं। ये है सेमिल्यूनर वेल्व्स, दीज आर आल्सो क्लोज्ड। तो इसका मतलब कुछ मोमेंट्स के लिए हार्ट के चारों वेल्व्स क्लोज होते हैं। ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के टाइम और डिटेल में समझेंगे। अब अपने डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले वेंट्रिकल्स देखिए, उनके पास कॉन्ट्रैक्शन एरोज नहीं बने। इसका मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो चुके हैं। अब एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को देखिए। ये रही पल्मोनरी आर्टरी, ये रही एओर्टा। ये ब्लड को पीछे आने से रोक रहे हैं। एवी वेल्व्स भी अभी क्लोज पोजीशन में है और एट्रिया धीरे धीरे ब्लड रिसीव करना शुरू कर चुके हैं। यानी देख सकते हैं कि जो एट्रिया है वो ब्लड रिसीव करना शुरू कर चुके हैं। एरोज को देखो। हार्ट दोबारा फिलिंग फेज की तरफ मूव कर रहा है। इसी वजह से इस फेज का नाम है बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल डायस्टोल। अब हम पहुंच गए हैं एक ऐसे कंसेप्ट पर जहां से स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये सब फेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। मैं गारंटी देता हूं, अगर आज ये कंसेप्ट समझ आ गया तो कार्डियक साइकिल कभी लाइफ में डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सबसे पहले नाम ही डिकोड करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वर्ड देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर इसको तोड़ दे तो बहुत इजी हो जाता है। आइसो का मतलब होता है सेम, वॉल्यूम मतलब ब्लड की क्वांटिटी, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो पूरा वर्ड क्या बना? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है लेकिन ब्लड का वॉल्यूम सेम है। अब क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है और ब्लड बाहर भी नहीं जा रहा, ये कैसे पॉसिबल है? इसी लेक्चर में इसका आंसर मिलेगा। ध्यान से सीक्वेंस याद करिए। जॉइंट डायस्टोल के बाद हमने क्या पढ़ा? एट्रियल सिस्टोल। अब वेंट्रिकल्स ब्लड से कंप्लीटली फिल हो गए। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, ब्लड इमीडिएटली बाहर नहीं निकलता। सबसे पहले एक शॉर्ट फेज आता है। इसी शॉर्ट फेज को कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल का पहला सब फेज है। It is the initial phase of ventricular systole during which the ventricles begin to contract. अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, ये कॉन्ट्रैक्शन अभी बिगनिंग स्टेज में है।
प्रेशर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ब्लड अभी भी वेंट्रिकल्स के अंदर ही है। एक बलून इमेजिन करिए। आप बलून को प्रेस करना शुरू करते हैं, प्रेशर बढ़ता है, लेकिन अगर उसका माउथ बंद हो तो हवा बाहर नहीं निकलेगी। एग्जैक्टली वही हार्ट के अंदर हो रहा है। जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनका प्रेशर एट्रिया से ज्यादा हो जाता है। रिजल्ट क्या होगा? मिट्रल वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व इमीडिएटली क्लोज हो जाते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी क्लोजर से फर्स्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस होती है। अब ब्लड पीछे एट्रिया में बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अब स्टूडेंट्स, यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। क्वेश्चन, क्या सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन हो गए? आंसर, नो। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर प्रेशर अभी भी इतना इंक्रीज नहीं हुआ है कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर को क्रॉस कर सके। यानी सेमिल्यूनर वेल्व्स अभी भी क्लोज्ड हैं। अब ध्यान से समझिए। इस मोमेंट पर एवी वेल्व्स भी बंद हैं, सेमिल्यूनर वेल्व्स भी बंद हैं। मतलब हार्ट के चारों वेल्व्स क्लोज हैं। अब सोचिए, ब्लड बाहर किस गेट से निकलेगा? कोई गेट ही ओपन नहीं है, और अंदर भी कोई ब्लड नहीं आ सकता। यानी वेंट्रिकल्स कंप्लीटली सील्ड चैम्बर्स बन चुके हैं, causing a rapid rise in ventricular pressure without any change in ventricular volume, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अभी हमने पढ़ा जो एवी वेल्व्स हैं और सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं वो बंद हैं। All four valves are closed, so the volume of blood remains constant, although the pressure increases rapidly. हमने देखा फर्स्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस होता है। Why is it called isovolumetric? आइसोवॉल्यूमेट्रिक क्यों बोलते हैं? अब नाम का आंसर मिल गया। कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ब्लड ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। तो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड की क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहती है। इसीलिए इसे कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो मीन्स सेम एंड वॉल्यूम मीन्स ब्लड की क्वांटिटी। कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल सेम है। As you can see, there is a rapid rise in ventricular pressure. स्टूडेंट्स, इस फेज में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेकिन प्रेशर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। ये प्रेशर इंक्रीज ही नेक्स्ट फेज का रीजन बनेगा, क्योंकि एक स्टेज पर वेंट्रिकुलर प्रेशर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से भी ज्यादा हो जाएगा। एक प्रेशर कुकर इमेजिन करिए। आप गैस जलाते हैं, कुकर कंप्लीटली बंद है, स्टीम बाहर नहीं निकल रही, लेकिन अंदर प्रेशर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, विसल से स्टीम बाहर निकलती है। हार्ट में भी बिल्कुल वही होता है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर कुकर का प्रेशर बिल्डअप फेज है, और नेक्स्ट फेज विसल बजने जैसा है, जब ब्लड बाहर इजेक्ट होगा। बहुत स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड इमीडिएटली एओर्टा में चला गया। ये गलत है। रियलिटी क्या है? सबसे पहले प्रेशर बिल्ड होता है, उसके बाद सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन होते हैं, और तब ब्लड इजेक्ट होता है। यानी प्रेशर बिल्डअप फर्स्ट, ब्लड इजेक्शन लेटर। ये सीक्वेंस कभी मत भूलना। स्टूडेंट्स, एक लाइन याद रखो। ऑल वेल्व्स क्लोज्ड। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा? ऑल फोर वेल्व्स आर क्लोज्ड। ऑल वेल्व्स क्लोज्ड, प्रेशर इंक्रीजिंग। हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? रैपिड राइज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। दैट मींस इट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अगर एग्जाम में ये तीन स्टेटमेंट्स देख लो, आंसर बिना सोचे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मार्क कर देना। अब स्टूडेंट्स, प्रेशर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन है कब तक? कब तक वेंट्रिकल्स ब्लड को अंदर ही पकड़ कर रखेंगे? एक मोमेंट आएगा जब वेंट्रिकुलर प्रेशर अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से भी ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही ऐसा होगा, सेमिल्यूनर वेल्व्स
एकदम से ओपन हो जाएंगी और ब्लड रॉकेट की स्पीड से वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा। इसी एक्साइटिंग फेज को कहते हैं वेंट्रिकुलर इजेक्शन। दिस इज द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर इजेक्शन, सबसे पहले नाम समझिए। वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल से रिलेटेड और इजेक्शन मतलब फोर्सफुली बाहर निकालना। यानी इस फेज में वेंट्रिकल्स ब्लड को बॉडी और लंग्स की तरफ फोर्सफुली पंप करते हैं। हाउ डज दिस फेज बिगिन? अब समझते हैं कि ये फेज कैसे स्टार्ट होता है। आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा था, लेकिन सेमिल्यूनर वेल्व्स तब तक नहीं खुलते जब तक वेंट्रिकुलर प्रेशर अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से ज्यादा नहीं हुआ। जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर आर्टीरियल प्रेशर को क्रॉस करता है, हार्ट के अंदर अगला इवेंट होता है। इट इज द फेज इन विच blood is pumped from the ventricles into the aorta and pulmonary artery. क्या होता है इसमें? सेमिल्यूनर वेल्स ओपन। स्टूडेंट्स, जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर आर्टरीज के प्रेशर से ज्यादा होता है, एओर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व और पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। ध्यान रखिए, कोई मसल वेल्व्स को ओपन नहीं करती, ये सिर्फ प्रेशर डिफरेंस की वजह से खुलते हैं। ये फिजियोलॉजी का गोल्डन प्रिंसिपल है। Valves open when pressure behind them becomes greater than pressure ahead of them. ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रेशर कुकर इमेजिन करिए। जब तक प्रेशर कम होता है, विसल बंद रहती है। जैसे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, विसल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है और स्ट्रीम बाहर निकलती है। बिल्कुल इसी तरह सेमिल्यूनर वेल्व्स भी प्रेशर बढ़ने पर खुलते हैं। ब्लड इज फोर्सफुली इजेक्टेड। अब वेंट्रिकल्स के सामने रास्ता ओपन हो गया और ब्लड बहुत फोर्स के साथ बाहर निकलता है। ध्यान दीजिए, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का डेस्टिनेशन अलग है। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है और ये ब्लड लंग्स की तरफ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा में भेजता है और एओर्टा से ब्लड पूरी बॉडी के हर टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर इजेक्शन। Why is left ventricle more muscular? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज्यादा मस्कुलर क्यों होता है? अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, दोनों वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करते हैं, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल इतनी थिक क्यों होती है? रीजन बहुत सिंपल है। राइट वेंट्रिकल को ब्लड सिर्फ लंग्स तक भेजना होता है, डिस्टेंस बहुत कम है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पूरी बॉडी में भेजना होता है, ब्रेन, किडनी, लीवर, मसल्स, फीट, हर जगह। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ता है। इसी वजह से उसकी मस्कुलर वॉल सबसे थिक होती है। व्हाट हैपेंस टू वेल्व पोजीशंस? अब एक बार वेल्व्स रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, वेल्व पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एबी वेल्व्स, मिट्रल वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व अभी भी क्लोज हैं। क्यों? ताकि ब्लड दोबारा एट्रिया में वापस ना जा सके। सेमिल्यूनर वेल्व्स अब कंप्लीटली ओपन है। क्यों? क्योंकि ब्लड को आर्टरीज में जाना है। ये एक परफेक्ट वन वे सिस्टम है। व्हाट आर द एट्रिया डूइंग? एट्रिया क्या करते हैं? अब एक इंटरेस्टिंग बात, जब वेंट्रिकल्स ब्लड इजेक्ट कर रहे होते हैं, एट्रिया क्या कर रहे होते हैं? एट्रिया रिलैक्स्ड है, लेकिन रिलैक्स होने का मतलब आइडल होना नहीं है। ग्रेट वेन्स कॉन्टिन्यूसली राइट एट्रियम में ब्लड ला रही है, पल्मोनरी वेन्स कॉन्टिन्यूसली लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ला रही है। यानी एट्रिया क्वाइटली नेक्स्ट हार्ट बीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। हार्ट एक मशीन की तरह कॉन्टिन्यूसली कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट सोचते हैं सेमिल्यूनर वेल्स मसल्स खोलती है। ये बिल्कुल गलत है। रियलिटी क्या है? प्रेशर डिफरेंस वेल्स को ओपन और क्लोज करता है। हार्ट के वेल्स पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं, ये सिर्फ ब्लड प्रेशर का रिस्पॉन्स देते हैं।
इस पॉइंट को कभी मत भूलना। जब डॉक्टर बीपी मेजर करता है या जब हम पल्स फील करते हैं, उसका रिलेशन इसी वेंट्रिकुलर इजेक्शन से होता है, क्योंकि इसी फेज में ब्लड आर्टरीज के अंदर फोर्सफुली एंटर करता है। इसलिए आर्टीरियल पल्स वेंट्रिकुलर इजेक्शन का इनडायरेक्ट रिजल्ट होता है। स्टूडेंट्स, एक लाइन हमेशा याद रखना, सेमिलुनर वेल्स ओपन, एवी वेल्स क्लोज्ड। किसके अंदर पढ़ा है हमने? वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर। एंड ब्लड लीव्स द वेंट्रिकल्स, दैट मीन्स वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अगर एग्जाम में ये तीन कंडीशन लिखी मिल जाए तो आंसर हमेशा वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगा। हम कार्डियक साइकिल के लास्ट मेजर फेज पर पहुंच गए हैं, जो कि है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अभी तक हमने देखा जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दोनों सब फेजेस, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब वेंट्रिकल्स अपना ब्लड लंग्स और पूरी बॉडी में भेज चुके हैं। अब क्वेश्चन है, हार्ट दोबारा ब्लड रिसीव कैसे करेगा? क्या ब्लड ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा या फिर कुछ और इवेंट्स भी होंगे? इसी का आंसर है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये कार्डियक साइकिल का रिलैक्सेशन फेज है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है। इसी फेज में हार्ट नेक्स्ट हार्ट बीट के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर होता है। सबसे पहले नाम समझते हैं। वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं, उनकी मसल्स रिलैक्स हो जाती है और रिलैक्सेशन के बाद ही वेंट्रिकल्स दोबारा ब्लड रिसीव कर पाते हैं। सबसे पहले है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। सबसे पहले नाम को तोड़ते हैं। आइसो मतलब सेम, वॉल्यूम मतलब ब्लड की क्वांटिटी और रिलैक्सेशन मतलब मसल रिलैक्स कर रही हैं। तो इसका मतलब हुआ मसल्स रिलैक्स हो रही हैं लेकिन ब्लड की क्वांटिटी सेम है। हाउ डज इट स्टार्ट? हाउ डज इट स्टार्ट? ये फेज तब स्टार्ट होता है जब वेंट्रिकुलर इजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। वेंट्रिकल्स ब्लड बाहर भेज चुके होते हैं। अब मसल्स रिलैक्स होना स्टार्ट करती है। जैसे ही मसल्स रिलैक्स करती है, वेंट्रिकुलर प्रेशर रैपिडली डिक्रीज होने लगता है। It is the initial phase of ventricular diastole, during which the ventricles relax, causing a rapid fall in ventricular pressure without any change in ventricular volume. अब एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, आर्टरीज का प्रेशर वेंट्रिकल्स के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लड थोड़ा पीछे आने की कोशिश करता है और इसी बैकवर्ड प्रेशर की वजह से एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व और पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व इमीडिएटली क्लोज हो जाते हैं। इसी क्लोजर से हमें सुनाई देती है सेकंड हार्ट साउंड, दैट इज डव। All four valves remain closed. The ventricular volume remains constant while the pressure decreases rapidly. Second heart sound, dub is heard. अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सेमिलुनर वेल्व्स बंद हो चुके हैं, एवी वेल्व्स भी अभी तक नहीं खुले। मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हार्ट के चारों वेल्व्स क्लोज होते हैं। ब्लड ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है, इसीलिए वॉल्यूम सेम रहता है और इसी वजह से नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब प्रेशर कॉन्टिन्यूसली कम होता रहता है। क्वेश्चन कब तक? जब तक वेंट्रिकुलर प्रेशर एट्रियल प्रेशर से भी कम नहीं हो जाता। सेकेंड फेज इज वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर एट्रियल प्रेशर से कम हो जाता है, मिट्रल वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। एवी वेल्व्स ओपन। स्टूडेंट्स याद रखिए, वेल्व्स मसल नहीं खोलती, प्रेशर डिफरेंस ही वेल्व्स को ओपन करता है। ब्लड स्टार्ट एंटरिंग वेंट्रिकल्स। अब एट्रियम में ब्लड पहले से कलेक्ट हो रहा था। जैसे ही एवी वेल्व्स ओपन हुए,
ब्लड इमीडिएटली वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लो करना शुरू कर देता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग। यहाँ वेंट्रिकल्स एक्टिवली ब्लड को नहीं खींच रहे, ब्लड प्रेशर डिफरेंस की वजह से खुद अंदर आ रहा है। It is the phase during which blood flows from the atria into the ventricles after the AV valves open. Rapid filling phase. Why is it rapid? स्टूडेंट्स, जैसे ही एवी वेल्व्स खुलते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के प्रेशर में काफी डिफरेंस होता है। एट्रिया का प्रेशर ज्यादा होता है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम। इसलिए ब्लड बहुत फास्ट स्पीड से वेंट्रिकल्स में एंटर करता है। इसी फेज को कहते हैं रैपिड फिलिंग फेज। Approximately 70 to 80% of ventricular filling occurs passively during this phase. एक वाटर टैंक इमेजिन करिए। नीचे वाली टैब नीचे वाली टैप अचानक ओपन कर दो। पहले कुछ सेकंड्स में पानी बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही एवी वेल्व्स ओपन होते हैं, ब्लड रैपिड स्पीड से वेंट्रिकल्स में फ्लो करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, हार्ट की मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फीलिंग इसी रैपिड फीलिंग फेज में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे जैसे वेंट्रिकल्स फिल होते जाते हैं, प्रेशर डिफरेंस कम होने लगता है और इसी वजह से ब्लड की स्पीड भी धीरे धीरे कम होने लगती है। रिड्यूस्ड फीलिंग ऑल्सो नोन एज डायस्टेसिस। अब ब्लड अभी भी वेंट्रिकल्स में आ रहा है, लेकिन पहले जैसा फास्ट नहीं। अब फीलिंग स्लो हो गई है। इसी स्लो फीलिंग फेज को कहते हैं रिड्यूस्ड फीलिंग या डायस्टेसिस। व्हाई डज फीलिंग बिकम स्लो? स्लो क्यों हो जाती है? रीजन बहुत सिंपल है। अब वेंट्रिकल्स ऑलमोस्ट ब्लड से भर चुके हैं, प्रेशर डिफरेंस बहुत कम हो गया है और हम फिजियोलॉजी का गोल्डन रूल जानते हैं। ब्लड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। जब प्रेशर डिफरेंस कम हो गया तो ब्लड का फ्लो भी स्लो हो गया। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? इसके बाद क्या होता है? वेंट्रिकल्स ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं, एट्रिया भी ब्लड रिसीव कर रहे हैं और एक स्टेज आती है जहां एसए नोड नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है और वही इंपल्स शुरू करता है नेक्स्ट एट्रियल सिस्टोल। मतलब कार्डियक साइकिल दोबारा रिपीट हो जाती है। डायग्राम के थ्रू पूरी कार्डियक साइकिल को रिवाइज करते हैं। कार्डियक साइकिल, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है वन कंप्लीट हार्ट बीट, यानी हार्ट के रिलैक्सेशन से लेकर एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन, फिर दोबारा रिलैक्सेशन तक जो पूरा सीक्वेंस होता है उसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक हेल्दी अडल्ट में रेस्टिंग कंडीशन पर हार्ट लगभग 75 बीट्स पर मिनट धड़कता है। अगर हार्ट 1 मिनट में 75 बार बीट कर रहा है, तो एक बीट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 60 seconds divided by 75, that is equal to 0.8 सेकेंड। इसलिए वन कार्डिक साइकिल इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। ये टोटल ड्यूरेशन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। इस डायग्राम का पूरा सर्कल, ये जो पूरा सर्कल है इस डायग्राम का, ये एक हार्ट बीट है। इस हार्ट बीट को तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जॉइंट डायस्टोल जो कि 0.4 सेकंड्स का है, एट्रियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकंड का है एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि 0.3 सेकंड्स का है। इन तीनों ड्यूरेशंस को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 0.8 सेकंड, एग्जैक्टली वन कार्डियक साइकिल। अब हम कार्डियक साइकिल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फेज है जॉइंट डायस्टोल। ये जो डायग्राम में फेज है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जॉइंट डायस्टोल को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है जॉइंट डायस्टोल को। इसका ड्यूरेशन 0.4 सेकेंड है। जॉइंट डायस्टोल का मतलब है बोथ एट्रिया एंड बोथ वेंट्रिकल्स आर साइमल्टेनियसली रिलैक्स्ड, यानी राइट एट्रियम रिलैक्स्ड, लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स्ड, राइट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड। पूरा हार्ट रिलैक्सेशन फेज में है। इसी वजह से हार्ट के चैम्बर्स एक्सपैंड रहते हैं। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है
तो ब्लड क्या कर रहा होगा? हार्ट कभी ब्लड रिसीव करना बंद नहीं करता। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉन्टिन्यूसली सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में आ रहा होता है। इसी तरह लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉन्टिन्यूसली फोर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ रहा होता है। यानी चाहे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे या रिलैक्स, वीनस रिटर्न कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। अब एट्रियम में ब्लड कॉन्टिन्यूसली कलेक्ट हो रहा है, लेकिन वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड हैं। रिलैक्स्ड वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बहुत स्लो होता है। एट्रिया का प्रेशर वेंट्रिकल से स्लाइटली ज्यादा होता है। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से एवी वेल्व्स खुले रहते हैं। ब्लड ऑटोमेटिकली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करने लगता है। यहाँ किसी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट ही की वजह से ब्लड फ्लो करता है। इसी रीजन से इसे कहते हैं पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। जैसे कि हम देख सकते हैं, एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल 2/3 or 70% ventricles filled by blood, and it is known as passive filling, and it lasts for about 0.4 seconds. अब डायग्राम के अकॉर्डिंग इस पैसिव फिलिंग के दौरान वेंट्रिकल्स अपनी टोटल कैपेसिटी का अप्रोक्सीमेटली 2/3 यानी अराउंड 70% ब्लड रिसीव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 70% ब्लड एट्रिया की पंपिंग से नहीं आता, ये सिर्फ नेचुरल प्रेशर डिफरेंस की वजह से वेंट्रिकल्स में एंटर करता है। इसीलिए पैसिव फिलिंग ये प्रोसेस लगभग 0.4 सेकंड तक चलती है। अब हम जॉइंट डायस्टोल के बिल्कुल एंड पर पहुंच चुके हैं। डायग्राम में इसी पॉइंट पर ऐसे नोड शो किया गया है। ऐसे नोड को हार्ट का नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। ये राइट एट्रियम की वॉल में प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। इसी इंपल्स की वजह से दोनों एट्रिया डीपोलराइज होते हैं, और जैसे ही डीपोलराइजेशन होती है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। At the end of atrial systole, remaining 1/3, 30% ventricles filled by blood. That is active filling, and it lasts for about 0.1 second. अब एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होती है, इसका ड्यूरेशन सिर्फ 0.1 सेकेंड है। ध्यान रखिए, एट्रियल सिस्टोल का काम वेंट्रिकल्स को कंप्लीटली फिल करना है। वेंट्रिकल्स ऑलरेडी 70% फिल्ड हैं। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रियल मसल स्क्वीज करती है। इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एट्रिया के अंदर बचा हुआ ब्लड फोर्सफुली वेंट्रिकल्स में पुश हो जाता है। डायग्राम के अकॉर्डिंग रिमेनिंग 1/3 यानी अप्रोक्सीमेटली 30% ब्लड अब वेंट्रिकल्स में एंटर करता है। इस फिलिंग के लिए मस्कुलर कंट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, इसीलिए इसे कहते हैं एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब वेंट्रिकल्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। अब एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हो चुकी है। वेंट्रिकल्स ब्लड से कंप्लीटली फिल्ड हैं। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हैं। इसी पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुर्किंजे फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है, जिसे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट्स। अब शुरू होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है, वेंट्रिकुलर प्रेशर रैपिडली इंक्रीज होता है। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर एट्रियल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तब ब्लड वापस एट्रिया की तरफ पुश होने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एवी वेल्व्स इमीडिएटली क्लोज हो जाते हैं। मिट्रल वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व दोनों बंद हो जाते हैं। ये क्लोजर बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। क्लोजिंग ऑफ एवी वेल्व। एवी वेल्व्स के सडन क्लोजर से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। इन वाइब्रेशंस की वजह से हम सुनते हैं लब यानी फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स। इसलिए डायग्राम में लिखा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्लोजिंग ऑफ एवी वेल्व एंड फर्स्ट हार्ट साउंड इज हर्ड। एवी वेल्व्स क्लोज होने के बाद वेंट्रिकुलर प्रेशर और इंक्रीज होता रहता है।
जब वेंट्रिकुलर प्रेशर अयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से भी ज्यादा हो जाता है, तब सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन हो जाते हैं। अब ब्लड रैपिडली वेंट्रिकल से आर्टरीज में इजेक्ट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है। यही वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना शुरू करते हैं। जैसे ही रिलैक्सेशन होती है, वेंट्रिकुलर प्रेशर रैपिडली डिक्रीज होता है। अब आर्टरीज का प्रेशर वेंट्रिकल से ज्यादा हो जाता है। आर्टरीज में प्रेजेंट ब्लड ग्रेविटी और प्रेशर की वजह से थोड़ा रिवर्स मूव करता है, लेकिन वेंट्रिकल्स में वापस नहीं आ पाता, क्योंकि सेमिल्यूनर वेल्व्स तुरंत क्लोज हो जाते हैं। क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व। ये क्लोजर बैकफ्लो को कंप्लीटली प्रिवेंट करता है। सेमिल्यूनर वेल्व्स के सडन क्लोजर से सेकंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। इसी वाइब्रेशन को हम सुनते हैं डब, यानी सेकंड हार्ट साउंड। डायग्राम में एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस को शो किया गया है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, देन क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व, एंड देन सेकंड हार्ट साउंड इज हर्ड। अब लेफ्ट साइड पर लिखे हुए टाइमिंग्स को समझिए। ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड, दैट इज अबाउट 0.3 सेकेंड। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल की ड्यूरेशन है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, 0.3 सेकेंड्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल की ड्यूरेशन है। यानी लब से डब तक वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और ड्यूरेशन बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट हार्ट साउंड, ड्यूरेशन बिटवीन सेकेंड एंड नेक्स्ट फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज अबाउट 0.5 सेकेंड्स। इस इंटरवल में वेंट्रिकुलर डायस्टोल और अगला एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट हार्ट बीट की प्रेपरेशन होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपने आज का पूरा लेक्चर ध्यान से समझ लिया है, तो बिलीव मी, कार्डियक साइकिल आपके लिए सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बल्कि एक एनिमेटेड प्रोसेस बन चुका होगा। अब जब भी आप हार्ट का डायग्राम देखोगे, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगी, बल्कि हर वेल की मूवमेंट, ब्लड का फ्लो, प्रेशर चेंजेस और हार्ट साउंड्स, लब डब, सब कुछ ऑटोमेटिकली विजुअलाइज होगा। इसी विजुअलाइजेशन की वजह से नीट में कार्डिक साइकिल के क्वेश्चंस कभी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और क्राउन बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।